नमस्कार। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजा के कार्यकलाप किस प्रकार से विभाजित किए जाए जिससे कि अधिकाधिक समय का सदुपयोग हो सके, और उससे संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम बीच बीच में बात करेंगे। और राज प्रणिधि इस नाम वाले इस अध्याय के अंतर्गत राजा के उस कार्य व्यापार को बांटा गया है कि दिन के प्रहरों को किस प्रकार और कैसे कार्यों में व्यतीत करे और रात्रि के समय को किस कार्यों में व्यतीत करे। इन सभी बातों को हम आइए देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है कि छाया पुरुष की कल्पना कहाँ पर की गई है। ऐसा प्रश्न पिछली आरपीएससी के एग्जाम में आया था। छाया पुरुष की यहाँ पर कौटिल्य ने बताया है कि राजा की उन्नतिशील होने पर उसका सारा भृत्य वर्ग उन्नतिशील होता है। यानी जब राजा स्वयं उद्योग करता है, परिश्रम करता है, तो उसका समस्त सेवक वर्ग भी और कर्मचारी वर्ग भी वो उन्नति के हेतु प्रयास करता है। और यदि राजा प्रमादी हो जाता है तो सारा भृत्य वर्ग प्रमाद करने लगता है। तो इस अवस्था में ये बताया गया है कि यदि प्रमादित कर्मचारी वर्ग है तो वह राज कार्यों को चुपचाप पी जाता है। ऐसा राजा शत्रुओं के धोखे में आ जाता है। इसलिए कौटिल्य ने यहाँ पर राजा के लिए यह अनिवार्य बताया है कि वह सदैव उन्नतिशील बनाए रखें स्वयं को। राज कार्य को भी व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए यहाँ बताया कि दिन और रात को 8-8 घड़ियों में बांट दे, चाहे अन्य प्रकार से बांटे अथवा पुरुष की छाया से भी समय का विभाजन यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार पुरुष की छाया को देखकर समय का विभाजन किया जाए। तो यहाँ त्रिपौरुषी छाया, एक पौरुषी छाया, चतुरंगुली छाया और मध्याह्न, इस प्रकार से 4 विभाजन प्रथम किए हैं। और मध्याह्न के उपरांत त्रिपौरुषी, पौरुषी, चतुरंगला और दिनांत, ये 4 विभाग और किए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि त्रिपौरुषी क्या है। अर्थात सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया 3 गुनी लंबी रहे, वह दिन का जो पहला 8वां हिस्सा है वह त्रिपौरुषी छाया, अर्थात व्यक्ति के जो माप है उस माप से 3 गुना लंबी छाया रहे, ऐसा समय त्रिपौरुषी छाया का कहलाता है। और उस त्रिपौरुषी छाया के पश्चात जब एक पौरुषी छाया हो जाए, यानी एक पुरुष के बराबर लंबी रह जाए छाया, तो उसे कहते हैं एक पौरुषी या ओनली पौरुषी छाया। तो एक पौरुषी या पौरुषी छाया के विषय में भी पूछा गया है। उसके बाद में एक पौरुषी छाया जब घट जाए और मात्र 4 अंगुल रह जाए तो वह दिन का तीसरा भाग चतुरंगुली छाया कहलाता है, 4 अंगुली वाला। इसके पश्चात का जो समय है वह मध्याह्न का समय कहलाता है और वह दिन का चौथा भाग है। मध्याह्न के उपरांत फिर वापस से जब छाया सर्वप्रथम त्रिपौरुषी रूप में आएगी, फिर पौरुषी रूप में, फिर चतुरंगुली रूप में और फिर दिनांत, इस प्रकार से ये 4 भाग और कर दिए हैं। और ये दिन के 8 भाग कौटिल्य ने बताए हैं। और दिन के जो 8 भाग है उसमें कौन से कार्य करने उचित है, उस हेतु उस राज कार्य का विभाजन भी बताया है। यद्यपि यह विभाजन एक सांकेतिक रूप में है, तथापि व्यक्ति स्वयं अपने अनुसार भी इस विभाजन को थोड़ा परिवर्तित कर सकता है। ये केवल बताया गया है कौटिल्य ने कि हम इन सब में इन कार्यों को देखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे पूर्वार्ध के प्रथम भाग में राजा रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे और बीते हुए दिन के आय व्यय की जांच करे। दूसरे भाग में वह पूर्ववासियों और जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण करे। तीसरे भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय। चौथे भाग में अवशिष्ट आमदनी को संभाले और उसी भाग में विभिन्न कार्यों पर अध्यक्ष आदि की नियुक्ति भी करे। इस
प्रकार इन 4 भागों का यहाँ विभाजन बताया है। तो सांकेतिक रूप में हमें भी यह याद रखना है कि किस भाग में कौन से कार्य का विभाजन कौटिल्य के अनुसार उचित है, इस हेतु प्रश्न बनते हैं। उत्तरार्ध का जो 5वां भाग है उसमें मंत्री परिषद के परामर्श से पत्र भेजे और आवश्यक कार्यों के संबंध में विचार विनिमय करे। इसी समय वह गुप्तचरों के कार्यों और गुप्त बातों के संबंध में जाने सुने, अर्थात गुप्तचरों से मिलने का यह समय है। छठे भाग में स्वतंत्र होकर स्वेच्छया विहार करे, जैसा वह चाहे उसी के अनुसार वह कार्य करे। 7वें भाग में वह हाथी, घोड़े, रथ और अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण करे। 8वें भाग में सेनापति के साथ युद्ध आदि के संबंध में विचार विमर्श करे और दिनांत के बाद वह संध्योपासना करे। जब संध्या का समय हो उस समय संध्या, गायत्री मंत्र इत्यादि की उपासना वह करे, ऐसा कौटिल्य ने बताया है। इसी प्रकार रात्रि के भी 8 भागों को यहाँ बताया है कि रात्रि के पहले भाग में वह गुप्तचरों को देखे, दूसरे भाग में स्नान, भोजन, स्वाध्याय और तीसरे भाग में संगीत सुनते हुए शयन करे, अर्थात मंगलाचरण इत्यादि जो मांगलिक शब्द है उनको सुनते हुए शयन करे और चौथे 5वें भाग तक सोता रहे। छठे भाग में जब ब्रह्म मुहूर्त है उस समय संगीत के द्वारा ही जागा हुआ, अर्थात उठते ही मांगलिक शब्दों को सुने और वह अर्थशास्त्र संबंधी तथा दिन में संपादित किए जाने योग्य कार्यों पर विचार करे। 7वें भाग में गुप्त मंत्रणा करे और गुप्तचरों को यथास्थान भेजे। और अंतिम जो भाग है 8वां, उसमें ऋत्विक, आचार्य और पुरोहित के साथ स्वस्ति वाचन सहित आशीर्वाद ग्रहण करे। इसी समय वैद्य, प्रधान रसोइया और ज्योतिषी आदि से भी तत् संबंधी बातों पर परामर्श कर सकता है। इन सब कार्यों से निवृत्त होकर बछड़े वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा करके राज दरबार में प्रवेश करे। ऐसा माना जाता है कि यह इस प्रकार की गाय और बैल की प्रदक्षिणा करने से मांगलिक होता है, मंगल होता है और समस्त प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, कष्टों का निवारण होता है। उपर्युक्त काल विभाग सामान्य दृष्टि से निरूपित किया गया है। वैसे शक्ति और अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार स्वेच्छया राजा अपनी कार्य व्यवस्था को स्वयं भी निर्धारित कर सकता है। यहाँ कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमने केवल एक सामान्य दृष्टि से यह काल का विभाजन किया है। यदि राजा चाहे तो अपनी जैसी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अपना राज कार्य है वो व्यवस्थित करे। कहने का तात्पर्य है कि समस्त राज कार्य के एक विभाजन होना अत्यावश्यक है। प्रत्येक कार्य को देख रेख करना अत्यावश्यक है। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य को बहुत लंबे समय तक देखा ही नहीं हो, इस हेतु यह विभाजन किया गया है। राज दरबार की व्यवस्था बताई है कि राज दरबार में प्रत्येक कार्यार्थी को बिना रोक टोक के प्रवेश की अनुमति दे दे। इसका कारण यह बताया कि जो राजा कठिनाई से प्रजा को दर्शन देता है उसके समीप रहने वाले कर्मचारी उसके कार्यों को उलट पलट देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि राजा के अमात्य आदि उससे कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, राज कार्य शिथिल पड़ जाते हैं और राजा अपने शत्रुओं के अधीन हो जाता है। इसलिए कहा कि जो भी कार्य के इच्छुक है, कोई व्यक्ति जो आना चाहता है और उसका बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है तो उससे वहाँ प्रवेश करने की अनुमति सहज ही होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पहले उस कार्य को देखें जिस कार्य की अवधि बीत रही हो और उसी के साथ ये कहा कि राजा स्वयं किस कार्यों को देखें। ऐसा नहीं हो कि अमात्यों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से देखें। उनका कहा कि देवालय से संबंधित कार्य, ऋषि आश्रम, धूर्त पाखंडियों के केंद्र, वेद पाठी ब्राह्मणों के संस्थान, पशुशाला आदि स्थानों का और बाल, वृद्ध, रुग्ण, दुखित, अनाथ और स्त्रियों से संबंधित यदि कोई कार्य है तो राजा स्वयमेव विधि पूर्वक निरीक्षण करे, अमात्य या मंत्रियों की सहायता से नहीं, अपितु स्वयं अपने विवेक शक्ति से उस कार्य का निर्णय लें। और
तपस्वी और मायावी व्यक्तियों से यदि मिलना हो तो यह कहा कि राजा अकेला न मिले और उनके कार्यों का अकेला निर्णय न करे। विद्वान हैं जो बहुत ही वेदों के ज्ञाता है, उनके साथ बैठकर ही उनसे संबंधित कार्यों के पर विचार करे और कुछ निर्णय दे। अब यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि राजा के नैमित्तिक व्रत कौन कौन से बताए गए हैं। यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से नैमित्तिक व्रत नहीं है अथवा निम्न में से कौन से नैमित्तिक व्रत है। तो यह सभी ध्यान रखने हैं हमें। उद्योग करना अर्थात परिश्रम करना, अपने कर्तव्य के अनुसार यज्ञ करना, अनुशासन करना अर्थात शासन व्यवस्था समाज में बनी रहे, दान देना जो उचित व्यक्ति है, उचित स्थान है उस पर, शत्रु और मित्रों में उनके गुण दोषों के अनुसार समान व्यवहार करना, चाहे कोई शत्रु है अथवा मित्र, उनके गुण और दोष के अनुसार ही व्यवहार करे, और दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना। ये नैमित्तिक व्रत कहे गए हैं। नैमित्तिक यानी किसी निमित्त के कारण, किसी प्रयोजन के हेतु जो होते हैं वो नैमित्तिक व्रत कहलाते हैं। तो राजा इन नैमित्तिक व्रतों को करे। और यहाँ कौटिल्य ने कहा कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम। यह पंक्ति पूछ ली गई है कई बार, और एक और पंक्ति पूछी गई है जैसे अर्थस्य मूलम उत्थानम, कहाँ कौन से ग्रंथ में कहा गया है। तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। तो अपने आप को, जो स्वयं को राजा को अच्छा लगे, ऐसे कार्यों को करने से राजा का हित नहीं है, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनों को अच्छे लगने वाले कार्यों के संपादन में है। अर्थात कि प्रजा को जिन कार्यों से सुख की प्राप्ति हो, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा के हित में जो कार्य, जो निर्णय लिए जाएं, उसी में राजा का हित निहित होता है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी रहेगा, और प्रजा यदि कष्ट में है तो राजा को भी कष्ट की प्राप्ति होगी। और ऐसे हमने उदाहरण बहुत देखे हैं कि सिंहासन से अपदस्थ भी कर देती है प्रजा। इसलिए राजा को चाहिए कि वह उद्योगशील होकर अपने व्यवहार संबंधी और राज्य संबंधी कार्यों को उचित रीति से पूरा करे, व्यवहार भी उचित करे और राज्य संबंधी कार्यों पर भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको पूरा करे। और अर्थस्य मूलम उत्थानम, यहाँ कहा कि उद्योग जो है वही अर्थ का मूल है। अर्थ की प्राप्ति कब होगी? जब परिश्रम किया जाएगा, उद्योग किया जाएगा, और उसके विपरीत उद्योगहीनता ही अनर्थों को देने वाली है। यदि उद्योगहीनता रहेगी तो विभिन्न प्रकार के अनर्थ और जो आपदाओं से राज्य घिर जाएगा। और यदि राजा उद्योगी न हुआ तो उसके जो भी प्राप्त अर्थ है और प्राप्तव्य अर्थ, दोनों का ही नाश हो जाएगा। जो उनके पास है और जो होने वाले हैं, उसको प्राप्त होने वाले जो है, उन सब का नाश हो जाएगा। और यदि राजा उद्योगी है तो शीघ्र ही उद्योग का मधुर फल पाता है, इच्छित सुख संपदा का उपभोग कर पाता है। इसलिए कहा गया है कि राजा को सदैव प्रजा के हित हेतु ही अपना कार्य और निर्णय लेना चाहिए। यही कौटिल्य ने बताया है कि राज प्रणिधि, राजा के कार्य व्यापार कैसे हो। और आगे के वीडियो में हम और देखेंगे कि राजा के अन्य क्या कर्तव्य है। और इससे संबंधित यदि कोई आपके मन में प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो हम कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य देखें। धन्यवाद।